मतलब सेंटर यूपीएससी भी और मेंस केएस भी, है ना? तो पता नहीं कहाँ से तो जाके टच हो रही है। शायद एक तो एक ही दिन में ठंड होगी, मैं उधमपुर से आया हूँ. So some of you might know, some of you might not. I have secured 26 rank this year. So thank you so much. This was my first attempt, but इसको आप मिसकंसीव मत करना. मैं पहले यूपीएससी का 4-5 बार लिख चुका हूँ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट ना माना जाए. जनरली लोगों को लगता है एक मीडिया वाला बंदा बोल रहा बोलता फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया, कुछ नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में. ठीक है, तो आप लोगों का अभी आप लोग ये वाला एग्जाम लिखोगे प्रीलिम्स या फिर प्रिपरेशन अगले साल के लिए आपका? हम इसी साल तो ये जो अभी एक्सटेंड हुआ है, तैयारी का क्या स्टेटस है? पूरा कर रहे हैं, सिलेबस अभी पूरा भी नहीं, मतलब मेन वाला जो है फॉर्म भरा है, लेकिन हम सेम मेन जो है नंबर 1. ठीक है, आपका तैयारी का स्टेटस क्या है? एज क्या है आपका, इफ आई मे टेक द लिबर्टी टू आस्क? ठीक है, फिर तो सोच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. इस बार देना है? चलो कोई बात नहीं यार. देखो पहली बात तो ये है कि एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, एक कंबाइंड कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन है, इसको हम केएस बोलते हैं, राइट? पहली बात तो ये है कि आप ये मत सोचो कि आप सिर्फ ये दोगे. काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ हम केएस देंगे. क्यों? क्योंकि आईएएस का बाद में सोचेंगे. आप सबकी एज आई प्रिज्यूम 20-25 के बीच में है ना? तो इसलिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, जस्ट बी एज क्लियर एज इट कैन बी. सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन भी प्रिपेयर करो, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर्स है ना, जो आपके प्रिपरेशन के फर्स्ट ईयर्स होंगे ना, 1-2 साल, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है. जितनी मेहनत आप इन 1-2 साल में करोगे ना, बाद में नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि बाद में थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी. अब मैं 29 हूँ, लगता नहीं हूँ शायद, बट द थिंग इज कि शुरू के सालों में 1-2-3 साल में आपके सही है सब, ना इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना इतना प्रेशर है. तो मेक श्योर कि ये दोनों एग्जामिनेशन आप तैयारी इसी की करो, ठीक है? बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस, लिटरली देयर इज नो डिफरेंस. एक ही डिफरेंस है कि कंपटीशन इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, राइट? और अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा अगर किस्मत साथ देगी तो हो जाएगा, सीएससी हो जाएगा, राइट? तो किस्मत तो इसमें भी चाहिए यार. मतलब तुम लोग कितने लोग प्रिपेयर कर रहे हो, आ जाके एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस जो हमें चाहिए उसके लिए हार्डली 40-50 पोस्ट है, राइट? और सिमिलरली जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी से हम कहते हैं, उसमें भी किस्मत बहुत चाहिए. इतने मतलब कितने 9-10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं. हालांकि जो फंक्शनल रियल कंपटीशन है वो 1-2-3 लाख लोगों में होता है. उसमें से भी आपको टॉप 1000 में आना है, तो बहुत कम चांस है कि आप क्लियर करोगे. आप ये मत सोचना कि मैं तुम्हें डीमोटिवेट कर रहा हूँ. आई एम बीइंग एज रियलिस्ट एज इट कैन बी. देयर आर हाई चांसेस यू विल फेल, राइट? तो थोड़ा सा उस चीज को भी दिमाग में लेकर के चलना कि ये ना हो कि बहुत दिल लगा लिया तैयारी के साथ कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं करेंगे, राइट? So do prepare for this examination, because in the first 1 or 2, like you said 1-2 साल, मतलब अभी जस्ट शुरू किया अपने 1 साल पहले, there is a high probability कि आप सिविल सर्विस क्लियर कर दो, because we are in high spirits, right? बहुत मोटिवेशन है कि भी निकाल देंगे पहली बार में. 2-3 साल बाद वो हल्का हल्का डिले हो जाएगा, थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा, राइट? सो अब आई थिंक प्रीलिम्स है अभी, सिंस आप सब लोग मुझे बोल रहे हो तो आई प्रिज्यूम कि आप अगले साल का अटेम्प्ट लिखोगे, राइट? और एक और रीजन है व्हाई यू शुड गो फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज इसकी सर्टेनिटी नहीं है. केएस जो है, जिसको हम केएस बोलते हैं, पता ही नहीं है कि ये एग्जामिनेशन होगा भी या नहीं होगा. कभी कभी होता है, अपनी मनमर्जी से करवा देते हैं. जैसे अभी दिसंबर में, अब कब पोस्टपोन हुआ भगवान जाने. आई थिंक अभी स्नोफॉल हो जाएगी, फेब-मार्च के आसपास आपका एग्जाम होगा, शायद अप्रैल में हो जाए. और वो भी ऐसा होगा कि आपको फॉर्म भरवाया, इन्होंने बोला आ जाओ 10-15 दिन बाद. तो बहुत अनसर्टेनिटी है. एटलीस्ट यूपीएससी का एक कैलेंडर है. तो आई एम गिविंग यू वेरी ऑनेस्ट एडवाइस, डू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. आपको लग रहा है कि कंपटीशन बहुत है, हम नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों को लगता है ऐसा, तो ये सच्चाई नहीं है यार. जब तुम एक बार प्री क्लियर करोगे, एक बार मेंस के आसपास जाओगे, जब तैयारी करोगे ना, तो देयर इज नो कंपटीशन यार. सब लोग तुम्हारे जैसे ही हैं. हम कोई जो क्लियर करता है एग्जाम, उसको सिंग थोड़ी लगे हुए हैं, राइट? अभी जो हम एग्जामिनेशन देने वाले हैं, शुरू के 5-10 मिनट में बताया, तो बाद में वील टेक सम क्वेश्चंस, ठीक है? प्रीलिम्स अभी है, तो आप बहुत ब्रीफली बताता हूँ, बिकॉज आप लोग बोल ही रहे हो कि आप अगले साल का प्री दोगे. तो प्रीलिम्स अभी है कि आपको, अब आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी आपने बोला, ब्रश अप द फैक्ट्स यार.
अब मेंस की तैयारी छोड़ दो, क्योंकि 1-2 महीने में हो जाएगा। अगर अभी नवंबर है, नवंबर ऑलमोस्ट हो चुका है, आज 10-15 है आई थिंक, है ना, 11 है, ऑलमोस्ट हो चुका है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आई थिंक मार्च में हो जाएगा। तो 2-2 ढाई महीने आपके पास है अंदाजन। मैम आप तैयारी कर रहे हो केएस का, तो इस साल लिखोगे आप एग्जामिनेशन, अभी अगले साल लिखोगे, तो यार फिर जान ही क्यों रहे हो इस बार का, है ना, लिखना चाहते हैं तो अभी आप लोगों के लिए जस्ट ब्रश अप द फैक्ट्स। मेंस की तैयारी थोड़ी सी छोड़ दो, हालांकि तैयारी अलग क्या ही होती है, आंसर राइटिंग करते हो तुम लोग, तो अभी आप थोड़ी देर करो और आंसर राइटिंग बाद में छोड़ दो, तो प्री पे आ जाओ, ठीक है। मैगजीन्स पढ़ते हो आप लोग करंट के लिए, है ना, वो मंथली पढ़ो, पीटी तो इसकी नहीं आती, बट आप वो मंथली करो और अच्छे से उसको ना बिल्कुल थॉरोली पढ़ लो। या प्रीलिम्स में पिछले साल से आपने देखा थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया है, अब इजी क्वेश्चन नहीं आते, मतलब लाइक बेसिक फैक्ट नहीं पूछेंगे आपको, तो थोड़ा ध्यान देना, बहुत डेप्थ चाहिए नॉलेज में, अदरवाइज नहीं हो पाएगा यार, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, नहीं हो पाएगा, डेप्थ चाहिए, और किस्मत साथ होगी तो फिर तो हो ही जाएगा, ठीक है। बट कोशिश करना जस्ट फैक्ट्स को मत पढ़ो, थोड़ा सा उसके डीप एनालिसिस। ऑल्सो अब जब स्कीम्स की बात आती है, स्कीम्स भी पूछते हैं ना एग्जामिनेशन में, सिंस आपको मैं प्री का बता रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी लिखना है प्री में ना, ये मेक श्योर करना अभी जो आप स्कीम्स पढ़ेंगे, बहुत इनसाइट्स जानने की जरूरत नहीं है कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, नेगेटिव क्या है। स्कीम जो जेनेरिक सी आती है कि या तो पहला क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं मिनिस्ट्री, राइट, ये चीज याद रखना, ये चीज गलत मत करना। प्री में ना 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, हालांकि प्री मेरे लिए थोड़ा सा वीक एरिया है, मैं मेंस में बहुत स्ट्रांग हूँ और क्लियर बोलता हूँ, प्री थोड़ा सा वीक है, बट इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस ये है कि प्री में ना 3 तरह के क्वेश्चन है, एक तो है जो इजी क्वेश्चन है, एक तो है जो मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है, तो तीसरे हैं जो हार्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं आते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना, ये अगर आपने गलत किए तो तुम आउट हो, भाई इसमें कोई स्कोप नहीं है गलत करने का, बहुत स्टिफ नेक टू नेक कंपटीशन है, यहाँ पे बच्चे हद पढ़ के आते हैं, तो ये क्वेश्चन तो जो इंसान क्लियर करेगा वो गलत करेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन मतलब बेसिक क्वेश्चन लाइक फंडामेंटल राइट्स पे कोई क्वेश्चन आ गया, या इन द सेंस ज्योग्राफी पे कोई क्वेश्चन आ गया, मॉनसून पे कोई क्वेश्चन आ गया, ये कभी भी गलत नहीं होगा, ये स्टैटिक पार्ट्स हैं, मेक श्योर करना ये गलत ना हो, इसकी टेंशन ही मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डिसाइड होगा कि आप पास करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। ये जो मॉडरेट से क्वेश्चन है ना, जिसपे थोड़े से थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस है, थोड़ा सोच, लाइक मॉनसून पे ही एक स्टेप अहेड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कुछ कंडीशंस पे ट्विस्ट या कोरियोलिस फोर्स पे पूछ देंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, बेसिक फैक्ट ना पूछ करके, तो मेक श्योर कि ये तरह के क्वेश्चन गलत ना हो। इस समय मैंने अब लेट्स कम बैक स्कीम पे, मैंने बोला पहली चीज है मिनिस्ट्री याद रखना, ये इवन यूपीएससी में भी और इसमें भी आई गेस मिनिस्ट्री तो आएगी आएगी एक, और इसमें लाइक कुछ स्कीम जैसी होती हैं जिसमें रहता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल की है या मिनिस्ट्री ऑफ किसी की है, मिनिस्ट्री मेक श्योर। सेकंड, जो बेसिक टारगेट्स अगर उसके कोई हैं, या जो ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, और ये मेक श्योर करना जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना सरकारी, वही जो सरकार की वेबसाइट पे या फिर जो करंट अफेयर्स मैगजीन होती हैं उसमें रहता है, वही याद रखना। याद मतलब आपको पता हो कि एग्जैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, लोन्स देना ताकि डेवलपमेंट हो, राइट। आईएमएफ का काम क्या है, लोन्स देना ताकि जो कॉन्टिंजेंसी सिचुएशंस होती हैं लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इस तरह की सिचुएशन में। अब अगर आपको स्टेटमेंट में बोला जाता है कि वर्ल्ड बैंक का काम है ये कॉन्टिंजेंसी, या फिर आपको बोला जाता है कि वर्ल्ड बैंक का काम है लोन देना ताकि कंट्रीज अपनी मॉनिटरी स्टेटस को सुधार सके, ठीक है, या तो वो हालांकि लगता तो है कि ठीक है लोन तो मिल ही रहा है, बट वो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्री आईएमएफ का काम है ये, ठीक है। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ लाइक स्कीम्स में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसमें मैं याद भूल रहा हूँ, एक ऑब्जेक्टिव था, मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, जो कि किसी और स्कीम के ऑब्जेक्टिव से भी कोरिलेट करता था, राइट, तो वो मेंशन कर दिया था स्टेटमेंट में, हालांकि सुनने में पढ़ने में वो सही स्टेटमेंट लगती है, बट वो गलत है, समझे। तो वही टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव, लाइक टारगेट्स मतलब बेसिक, कभी कभी ना कुछ होता है कि हमें 2025 तक ये अचीव करना है, ठीक है, लाइक कल शाम को मैं कुछ पढ़ रहा था, मेक इन इंडिया कुछ ऑब्जेक्टिव है शायद, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है दैट शुड बी 25% बाय 2025। पानी पियोगे, पी लो यार, कोई दिक्कत नहीं, नहीं अगर नींद आ रही हो तो, बाकी कोई टेंशन नहीं है भाई इतना भाई, ठीक है। तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि जो टारगेट या ऑब्जेक्टिव है ना, ये क्लियर रखना, ये स्कीम में आएगा और आपको फोड़ना है,
ठीक है। और बाकी बस ये दो चीजें अगर आपको याद है तो एक दो स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएंगी, बाकी जेनरिक सी आती है कि इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है, या कृषि सिंचाई योजना से वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जो कि बढ़ेगी, है ना। तो इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के फैक्ट्स को रट लो अभी, रट लो मतलब क्रैम इट, क्योंकि अदरवाइज प्री में दिक्कत हो जाएगी। और मेजर फोकस अभी पता है किस पर रखना आप, एक पॉलिटी, ये वो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि पहले तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बट अब तो आपको वही पढ़ना है जो आएगा। पहला तो पॉलिटी, ठीक है, येलो कलर करना है इसको, पहला पॉलिटी, दूसरा इकोनॉमिक्स, ठीक है, तीसरा आ गया इन्वायरमेंट, ठीक है। अब हिस्ट्री के भी क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते, तो उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप कर रहे हो तो अभी आप कुछ ऐसा मत करो कि बहुत रेवोल्यूशनरी कुछ हो नहीं जाएगा। बट ये पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये तीन एरिया अगर आपने छोड़ दिए तो फिर आप आउट हो, क्योंकि पॉलिटी के जनरल क्वेश्चंस होते हैं ये इजी सेक्शन वाले, ठीक है। जनरली पॉलिटी के इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, तो पॉलिटी तो यू कैन नॉट इवन अफोर्ड कि आप गलत कर दो। इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, इनके क्वेश्चंस ना इस सेक्शन के आते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हार्ड का फंसेगा तो फंसेगा, तो फंसेगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये तीन एरियाज अभी ब्रश अप कर लो। इन्वायरमेंट के लिए अब क्या पढ़ रहे हो? पीएमएफ, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, सब वही पढ़ रहे हो, या कुछ शंकर वंकर पढ़ते हो कुछ लोग? कोई दिक्कत नहीं, जो भी पीएमएफ पढ़ रहे हो, मैं शंकर पढ़ता, लेकिन काफी लोग पीएमएफ पढ़ते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी है, उसको ब्रश अप कर लो। और उसमें ना काफी कुछ एरिया जैसे ई वेस्ट रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, उस पर बहुत लंबे लंबे चिट्ठे लिखे हुए हैं, देयर इज नो नीड टू क्रैम दैट, ठीक है। प्री के लिए मेक श्योर करना कि सिर्फ उनके ऑब्जेक्टिव्स पता हो आपको, मिनिस्ट्री पता हो, ऑब्जेक्टिव पता हो, ठीक है। उसके बाद उसके बहुत एनालिसिस किया हुआ है उसका कि व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ ई वेस्ट, व्हाट विल बी द नेगेटिव इंप्लीकेशंस ऑफ दैट, राइट, इस चीजों पे। और एक दो फैक्ट जो स्टेट में पूछते हैं, यूपीएससी में थोड़ा कम पूछते हैं, स्टेट में वो चीजें पूछते हैं, लाइक हमारी स्टैंडिंग्स, रैंकिंग्स वगैरह, तो अगर हो सकता है तो करना। इंडिसेस जो है, इंडिसेस, राइट, मेजर चीज, इंडिसेस किसने बनाए हैं, लाइक फिजिकल मॉनिटर, ये एक दो तीन चीजें, वो चीज रट लेना, क्योंकि वो चीज अगेन इजी पार्ट है, वो जो बच्चे पास करेंगे वो रट के गए होंगे वो, अगर तुम्हें नहीं आती तो तुम बाहर हो, ठीक है। लाइक और मेजरली जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, राइट, और सीएफआर वगैरह, जो मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस की यू शुड मेक श्योर कि इनकी जो मेजर रिपोर्ट्स है ना, एक ये पता हो आपको कि रिपोर्ट का पब्लिशर कौन है, दूसरा आपको पता हो कि रिपोर्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या वो एनुअली आती है या बाई एनुअली आती है या बाई ईयरली आती है। ये ऐसे ट्रैप एरियाज हैं जहाँ पे जनरली स्टेट पीसीएस या यूपीएससी प्ले करती है, हालांकि मुझे पता नहीं क्या फायदा है इनका सर्विसेज में, लेकिन ऐसा ही है, मतलब हवाबाजी है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स या सेंटर में नहीं पूछते, बट यहाँ पे शायद पूछते हैं, क्योंकि स्टेट का फिर वही कहानी है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स जनरली नहीं आते, बट आप देख लो, बाकी आपको अगर लगता है तो कर सकते हो। बट मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेजरली चीजें पूछी जाती हैं, राइट। हाँ यार, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो लोगों को लगता है कि अगर हमें पता तो हम शायद फोड़ देंगे, कि पूरे देश की करेंसी कौन सी है, कौन से देश की कौन सी करेंसी, क्या कर लोगे करेंसी देख के यार, पैसे बांटोगे क्या? देश की कैपिटल्स कौन सी हैं, करेंसी कौन सी है, ये बहुत फ्रिवलेस क्वेश्चन है। मतलब कोई क्लर्क का पेपर होगा तो शायद आ जाए, ठीक है। तो मतलब उनकी भी अपनी यूटिलिटी है, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा किसी की, बट देयर इज अ रीजन व्हाई गवर्नमेंट ने लेवल 10 लेवल 5 इन सब जॉब्स में कोई सेग्रीगेशन रखा है, देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। अब रीजन आप समझते हो, वो ग्रैंड एंट्री ऑफ आईएएस ऑफिसर वो सब कुछ नहीं, बट ये है कि देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बेटर, राइट। तो इन तरह के एग्जामिनेशन में ये हेडक्वार्टर, कैपिटल, ये सब बकवास चीजें हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो मैं बता दिया आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रिपोर्ट, पब्लिशर ऑफ अ रिपोर्ट, ये पढ़ लो, पहली बात। दूसरा ये जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स, बेसिक इनके टारगेट्स, बेसिक कौन से मिनिस्ट्री ने है, मंत्रालय कौन सा है, वो आपको पता होना चाहिए, ये दो चीजें। पॉलिटी बी थरो, एक फंडामेंट, और पॉलिटी के लिए एक काम और कर दो आप, क्योंकि ये पीएससी मुझे लगता है बहुत इनएफिशिएंट है, मतलब पढ़ते पढ़ते है नहीं, ज़्यादा मेहनत करते नहीं है, छाप देते हैं पुराना क्वेश्चन। और पॉलिटी के जो क्वेश्चन है ये आपको आएंगे स्टेट पीसीएस हैं, स्पेशली यूपी से बहुत उठाते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे लगा एक दो बार मैंने देखा, जो यूपी का एग्जामिनेशन है ना, उससे बहुत पॉलिटी के क्वेश्चन एक दो, या बाकी भी आप देख सकते हो, जो बाकी स्टेट पीसीएस है ना, उनके पीवाईक्यूज को जस्ट रट लो,
लाइक इस बार मेंस में ना 3 केस स्टडीज आई थी, वो एग्जैक्ट रेप्लिका थी यूपीएससी की, एग्जैक्ट, मतलब नाम रमेश का सुरेश भी नहीं किया था, वही नाम छाप दिया वहां पे, ठीक है। तो फिर देखो पीवाईक्यूज आप रट लो जितने ज्यादा, क्योंकि इस समय आप कुछ नया तो पढ़ोगे नहीं, है ना। अब पता नहीं है एग्जाम अगर होता है, प्रिज्यूम कि 2-3 महीने में हो जाए, बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं कराएंगे, ठीक है। लेकिन स्टिल आप उम्मीद लगा के चलो कि 2-3 महीने में अगर हो गया सो हो गया, ठीक है। तो अगर 2-3 महीने में होता तो यही है आपकी कि अभी आप कुछ नया पढ़ोगे नहीं, वही पुरानी चीज को ब्रशअप करो जितना ज्यादा कर सकते हो। पॉलिटिकली मैंने आपको बोला पॉलिटिकल, अदरवाइज पीवाईक्यू स्टेट के, सभी स्टेट्स के, मैं मेजरली यूपी के, ये हरियाणा के, उसके बाद छत्तीसगढ़ के, इन सब के भी थरो, ठीक है। जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ लो, ठीक है। और फिर उसके बाद एक मिनिस्ट्री होगी, एक पीवाईक्यूज तो करना ही है, और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट्स हो गई, मेंस पार्ट। आई थिंक कुछ इंस्टीट्यूट्स क्रैश कोर्सेज वगैरह भी करते हैं, तो वो भी हेल्पफुल होते हैं, आप देख सकते हो, आपके टीचर से बात कर सकते हो आप, वो लोग भी कुछ, उनका भी पक्का कुछ ना कुछ कोर्स वोर्स हो गए, मतलब इस चीज में थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है यार, सही बात तो यही है। सर जैसे कुछ एक्ट्स होते हैं ना जो मतलब टाइम टू टाइम अमेंड हो रहे हैं, तो उसका जो पिछला एक्ट ओरिजिनल एक्ट है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है उसकी ऑफ कोर्स यस, अच्छा याद लाया, वापस आओ प्री पे। अब जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, और हाँ एक चीज और मैं भूल गया, पॉलिटी में ना जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, एनएचआरसी, एसएचआरसी, सीआईसी, सीवीसी, विजिलेंस कमीशन वगैरह, मेक श्योर कि आपको ये पता हो, नंबर 1 क्या ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है, ये बात, मतलब ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, ये तो आएगा ही आएगा। पहली चीज कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है या कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग, आपको फर्क पता है इसका मतलब क्या होता है, पता ही होना चाहिए मतलब, ठीक है। तो पहली ये चीज कि ये संवैधानिक है या नहीं है, बाकी आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि नहीं कुछ काम है, ठीक है। अदरवाइज भी जब आप पढ़ रहे हो ना आर्टिकल, आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, दूसरी चीज इसकी कॉम्पोजिशन, ठीक है, लाइक स्पेसिफिकली एक चेयरमैन है, लाइक एक चेयरमैन और 3 मेंबर या 4 मेंबर या 5 मेंबर, दूसरा इनको अपॉइंट कौन करता है, और 1-2 बॉडीज हैं लाइक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनमें ना थोड़ा सा डाइसी है कि इनको अपॉइंट करता है गवर्नर, इनको रिमूव करता है प्रेसिडेंट, यहां फंस जाओगे आप। मतलब अभी तो आपको आता होगा, मतलब मुझे लग रहा है, नहीं पढ़ा ना कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पढ़ लेना भाई, ये बहुत मैंडेटरी है। और दूसरी बात है इसमें ना, इंपॉर्टेंट ये है कि लाइक इसके जो चेयरमैन है ना, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सॉरी गवर्नर अपॉइंट करता है, और इनको रिमूव करता है प्रेसिडेंट। इसी स्टेटमेंट पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे लास्ट में, ये याद रखना इन कमीशंस का, पहला चीज देखना है इनका कॉम्पोजिशन, दूसरा चीज देखना है इनको अपॉइंट कौन करता है, तीसरा चीज देखना है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है या अदरवाइज सिमिलर चीजें, ठीक है। और फोर्थ चीज आपको देखनी है बेसिक, बहुत बेसिक इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि जो ये फोर्थ पार्ट में आपको बता रहा हूं ना, ये जब तुम्हारे सामने 3-4 ऑप्शन होंगे ना, तब तुम एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। क्योंकि जब 3-4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, बट ऑब्वियस है कि आपको समझ आ ही जाएगी। अगर सपोज कोई विजिलेंस कमीशन है, तो वो जाहिर सी बात है ह्यूमन राइट्स में तो नहीं आएगा ना, उनका काम है एक, हाँ सीबीआई हो गया, उनका काम अलग है, लाइक सीबीआई मेजरली, सीबीआई क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या है, सीवीसी क्या है, हाँ संथनम कमेटी का नाम सुना है ना, ये सब याद रखना कि लाइक इनको संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन में लाया गया था, राइट। नीति आयोग क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या है, वो दोनों है, नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल ना स्टैट्यूटरी, क्या नहीं है, बॉडी नहीं है, क्या है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी है, हाँ मतलब मुझे लगा एक्चुअली एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से पास हुई थी, तो नथिंग कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, नथिंग, ये चीजें अभी आपको आ रही हैं, लेकिन जब कभी कभी स्टेटमेंट आगे आती है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, और वहां एक बार आप कंफ्यूज हुए बाहर, ये भी इजी पार्ट है जो कमीशन है ना, क्योंकि ये बेसिक लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत पे, या फिर कोई और किताब आप पढ़ते हो, ठीक है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। और कुछ सवाल प्री के रिगार्डिंग? सर वही मेरा एक सवाल था कि जो जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 72 का, उसके बाद जो अमेंडमेंट हुई, अच्छा हाँ थैंक यू, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे जो, अब देखो दो बातें हैं, एक तो है कि अमेंडमेंट कब हुआ है, कुछ इसके अमेंडमेंट्स हुए हैं बहुत पहले, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली बात है कि जो रीसेंट अमेंडमेंट है, ठीक है, दूसरी बात है बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तीसरी बात है इसको एग्जीक्यूट कौन सी मिनिस्ट्री करती है, जनरली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ही होती है, ठीक है।
बट स्टिल यू शुड नो नंबर वन कि ये इसका ओरिजिनल आइडिया क्या था, क्यों इसको लाया गया था। नंबर टू, बेसिक, हाँ, या तो इसमें कोई बहुत कॉन्क्रीट अमेंडमेंट हुई हो इन द पास्ट, राइट, लाइक नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, अभी रिसेंटली इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली उसके बाद अभी कोई रिसेंट हुआ हो, लाइक अभी तो नहीं, लाइक इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, अभी 1-2-3 साल पहले उनकी कॉम्पोजिशन चेंज की गई थी, ठीक है। तो उनकी लाइक अपॉइंटमेंट काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी उस पर, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जीएसटी पे अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम चल रही है कि स्टेट्स बोल रही है कंपनसेशन नहीं मिल रहा हमें, ठीक है। तो ये कंपनसेशन सेस ये कहाँ से आया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा ना एक्सटेंड करके क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक अगर सपोज इंडिया और कनाडा का रिलेशन है तो ये तो चलो मेन्स ओरिएंटेड हो गया, बट रिसेंटली हाँ, लाइक अगर मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करूं, अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे आपको कि इंडिया रशिया का ट्रेड कितना है, ठीक है, या फिर कौन सी चीज। क्वेश्चन आपको आ सकता है रुपी रूबल सरप्लस पे, ये आई होप आपको पता हो, लेकिन अगर नहीं पता हो कोई भी दिक्कत नहीं, घर जाके पढ़ लेना, पर लिखना भी नहीं आ रहा मुझे। रुपी रूबल सरप्लस, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं पता तो। लेकिन ये क्यों है, क्योंकि रशिया और इंडिया के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था कि हम एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड करेंगे, रुपी और रूबल में, ठीक है, हम आपस में ट्रेड करेंगे ऐसे, हमें डॉलर के ऊपर रिलाई नहीं करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछेंगे आपको और आप बोलोगे भाई ये तो पढ़ा नहीं था मैंने, ठीक है, ये एक्सटेंडेड क्वेश्चन है और एक्सटेंडेड ही आएगा, ठीक है। लाइक आपको अगर मैं देखूं चाइना पे अगर आएगा तो एक अभी अग्रीमेंट हुआ डिसंगेजमेंट पे, ठीक है, ऐसा ही एक अग्रीमेंट ना आई थिंक 1993 में भी हुआ था, ठीक है। तो उसके बारे में पूछ सकते हैं आपको। एक्चुअली मैं ये बात नोट कर लो, अभी ना यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था 2018 में, एक अग्रीमेंट हुआ था उस समय भी सिमिलर सा, ठीक है, और यूपीएससी ने पूछा व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एग्रीमेंट। तो ऐसा हो सकता है कि ये पीएससी वाले उसी को उठा के इसमें डाल दें, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले एग्रीमेंट हुआ है इंडिया चाइना का डिसंगेजमेंट का, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस या फिर आपको पूछ सकते हैं उसके बारे में, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ सकता है मैम, अगर आपको ज्योग्राफी का है ना, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ सकता है अबाउट डेप्सांग, आपको बोलेंगे नॉर्थ से साउथ लगा दो उनको क्या। अच्छा, एक मैप्स पे भी हम नोट करते हैं, मैप्स पे भी मैं आपको बताऊंगा अभी एक एक्सरसाइज करना मैप्स पे, आपको आ सकता है कि डेप्सांग, गालवान, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, इनको आप लगाओ नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अब अगर आप बोल रहे हो कि यार ये तो दिक्कत हो गई, अगेन मैं बोलूंगा कि जो अच्छा बच्चा है उसके लिए ये इजी क्वेश्चन है। इजी इसलिए बिकॉज इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, रटना है सिर्फ। और रटना क्या ही है, मतलब अगर आप मैप देखोगे ना ये बहुत इजीली हो जाएगा। और इसके कुछ निमोनिक्स बना दो, मुझे भी याद नहीं है, कुछ मैंने बनाया था निमोनिक्स, मैंने क्या डीएसपी कुछ ऐसे कुछ बनाया था मैंने, अजीब सा निमोनिक। अभी हम मैप्स पे आते हैं बिकॉज मैप्स के क्वेश्चन आपको प्री में आएंगे, ठीक है। तो आप समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि जो क्वेश्चन आपको आएगा ना, क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंडेड सा होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, राइट। अभी इलेक्शन हुए हमारे स्टेट में, तो देयर आर चांसेस कि आपको इलेक्शन कमीशन पे सवाल आ जाए कि इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन बताओ, ठीक है। हाँ, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्शन लाइक क्वेश्चन स्टेटमेंट दे देंगे कि इलेक्शन कमिश्नर कैन बी removed by president on the advice of the chief election commissioner or what, ठीक है, because CEC और EC इन दोनों के सर्विस कंडीशन में कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद CEC कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या फिर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इस तरह की ये बातें आप याद रखना। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके 2-3 रीजन है, एक पंचायत के इलेक्शन हमारे यहाँ पे जो बीडीसी है, और दूसरा रिसेंटली इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं। तो हमारे जो ये इलेक्शन कंडक्ट करवाए ये कौन सी बॉडी ने करवाए, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कराया या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने कराया, सही है। तो ये क्या करवाती है, ये पंचायत। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन जो है ये थोड़े से आपको आ सकते हैं, और हालांकि एक मतलब नॉर्मल अच्छे स्टूडेंट के लिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में आप पढ़ लो अच्छे से, सीईसी का हो गया, एसईसी का हो गया, और क्या आ सकता है आपको, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई है। और जब से यूपीएससी के साथ सिंक किया ना उन्होंने सिस्टम, तब से क्वेश्चन ना, पिछली बार भी बहुत स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चन कम थे थोड़े से, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ तैयारी करो यूपीएससी की, क्योंकि फर्क नहीं रहा कोई, ठीक है। अब मैप्स पे आ जाओ एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट, मैप्स का क्वेश्चन तो हर बार आएगा,
ठीक है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन इजी हो, कुछ आपने मैथ्स के नोट्स बनाए हैं कोई? सभी चल रही है अपनी क्लासेस चल रही हैं। अच्छा, तो फिर आप तो अगले साल के लिए प्रिपेयर करोगे ना। मतलब वही बात है, ये एक तो इनका साइकिल ही नहीं है कोई। अपनी मन इच्छा से फोन करवाते हैं, हेलो जी कर दो फोन, एग्जाम कराओ, अपनी इच्छा से ही करवाते हैं। तो अब ये दिक्कत है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिलाय मत करो बहुत इस एग्जाम पे, बाकी एग्जाम्स की तैयारी करो जिनका कैलेंडर है, यूपीएससी का कैलेंडर है तो करो उसकी तैयारी, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपको यार। मतलब दो तीन मेरे जो जिसके कहने पे मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की थी, मेरे रजत भैया, 2016 में उन्होंने प्री का केएस का लिखा था, 19 में रिजल्ट आया। अब 2-3 साल एक इंसान के वेस्ट हो गए, मतलब लिटरली वेस्ट हुए हैं। कोई नहीं बोलेगा कि आप बड़े इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनसे बात करके पता लगता है कि इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट क्या मतलब उसका। मतलब समाज बहुत यूटिलिटेरियन है, अगर आप पास हुए हो तो पास हुए हो, फेल हुए हो तो फेल ही हुए हो। कोई नहीं बोलता, ये कुछ नहीं होता कि लर्निंग, इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस, हमने बहुत कुछ सीखा, अपने पास रखो। मेरा जब यूपीएससी हुआ था तो मैं 1 मार्क से फाइनल लिस्ट में रह गया था, सिविल सर्विस में इंटरव्यू दिया था मैंने उसके बाद, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज मेरा अगर ये एग्जाम हो गया है तो किसी को नहीं पता मेरे कितने मार्क्स आए हैं, बस सब भावबाजी कर रहे हैं कि देखो भैया कि ऐसा हो गया, तुम अफसर बन गए, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना। अब मैप्स पे आ जाओ। मैप्स पे यार अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो अब मैं क्या ही बोलूँ, आप बना सकते हो, 2-3 महीने हैं आपके पास। एक एक्सरसाइज करो, डेली करना। और मैंने ये एक्सरसाइज किया अप्रॉक्सीमेटली 1000 डेज, 2-3 साल। और आज भी जब मैं प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं करता ही हूँ, अभी इन दिनों तो नहीं कर रहा। सोने से पहले जब भी आप सोते हो, मैप्स वैप्स तो होंगे आपके पास, ऐसा काम करना जैसे सपोज करो अफ्रीका है, आज उठाओ अफ्रीका, मेरे कुछ नोट्स है, मैं एक काम करूंगा सर को दे दूंगा या कहीं अपने किसी पे, कहीं फेसबुक पे कहीं डाल दूंगा। मैप्स के ना मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, हर एक कॉन्टिनेंट उसमें कवर्ड। मेरी एक फ्रेंड थी मतलब उत्तर प्रदेश में, उसने मुझे गाइड किया था इस बारे में। तो लाइक सपोज आप अफ्रीका कर दो, ठीक है। अब अफ्रीका में एक चीज आपको क्या करनी है, रोज 5 मिनट जस्ट इसको रैंडम देखो, हर एक कंट्री को देखो, रटो मत। एंड वन मोर, आपको नहीं जरूरत है करेंसीज पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे फैक्ट्स को कोई कुछ नहीं है, देखो जस्ट देखो कि अच्छा ठीक है ये देख लिया आज मैंने, ये कंट्री यहाँ है, कंट्री यहाँ है, और कुछ रटना नहीं है, जैसे 5 मिनट देखना है आपको। आज अफ्रीका देखना है तो सिर्फ अफ्रीका देखना है, ठीक है। ये एक होगी जो आपने एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद उठाओ अपना एक जो नोट्स है, जो भी आईपैड पे बनाते हो या अपने कॉपीज पे बनाते हो, नोट्स उठाओ, एक एक करके उसके नोट्स बनाओ। क्या बनाना है आपको नोट्स, पहली चीज क्या देखनी है, जो कंट्रीज न्यूज में है, जो कंट्रीज न्यूज में है उन कंट्रीज की लोकेशन, और इट विल बी बेटर, आई रियली एडवाइज यू, हर कंट्री की लोकेशन देख लो, रटो मत। पहली चीज देखो उसकी लोकेशन। दूसरी चीज आपको देखनी है रिवर्स, बट रिवर्स कौन सी, मेजर रिवर्स, जो ये ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं बहुत ज्यादा, लाइक अफ्रीका की बात कही, यू शुड नो अबाउट नाइल, देन ब्लू नाइल, वाइट नाइल। यार एक ना आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस हो रही हैं, आप वो टीचर भी आपको कर सकते हैं। मैंने ना अन अकेडमी था, पता नहीं क्या था, मैंने एक यूट्यूब पे कुछ देखा है मैंने, मुझे नाम भूल रहा हूँ मैं उन टीचर का, बहुत अच्छा कराया था उन्होंने, कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक कॉन्टिनेंट कवर किया है, ठीक है। वो भी आप देख सकते हो, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। हाँ, गुर्जर, सुदर्शन गुर्जर, यस सुदर्शन गुर्जर, अन अकेडमी बनाते हैं वो, ठीक है। बहुत ही सही पढ़ाया उन्होंने भाई, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव। तो लोग अब देख सकते हो, मतलब उनकी सीरीज आएगा आई थिंक 30-35 करके लेक्चर्स हैं। अब दिन का एक लेक्चर देख लो, क्या जा रहा है, 2x स्पीड करो, कर दो, ठीक है। पहली चीज आपको देखनी है लोकेशन, दूसरी चीज आपको देखनी है रिवर्स, तीसरी चीज आपको देखनी है अगर कोई मेजर पास उसके बीच से गुजर रहा है तो मेजर पास, अननेसेसरी नहीं दिखना। और तीसरे चौथा जो क्वेश्चन है ना मेजरली आते हैं, जैसे सपोज करो ये है, ऊपर आ गया अल्बानिया, नीचे आ गया ट्यूनिशिया, नीचे आ गया केन्या, आपको ये बोल देंगे नॉर्थ साउथ लगाओ, ठीक है। तो ये चीजें आप देख लेना और ये रोज करो। एक कॉन्टिनेंट आज का कवर कर दिया, सपोज आप आज घर जाना, आज ना नॉर्थ अमेरिका कवर कर देना, उसके बाद हाँ मेजर माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ इस पे भी दो चीजें, फोल्ड कौन सी है, फॉल्ट कौन सी है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा फोल्ड माउंटेन्स, आपको कहीं देखा है मैंने, पता नहीं कहाँ देखा है, कहाँ से हो आप, पता नहीं कहाँ देखा है, नाम क्या है, अबीब चौधरी, शायद शुभम के दोस्त हो,
है मेरा एक शुभम चौधरी, तो छोड़ दो। तो थर्ड आ गया माउंटेन रेंजेस, और फोल्ड है या फॉल्ट है, ठीक है। लाइक ये एल्प्स हैं, ठीक है, एंडीज हैं, ऐसे कर करके हर एक जगह माउंटेन्स हैं, ठीक है। अभी कुछ समय पहले स्विट्जरलैंड की एक माउंटेन है, आई थिंक मैं भूल गया उसका नाम, मॉन्ट ब्लैंक, उस पे इंडिया का झंडा उन्होंने बनाया था पूरा, है ना। अब वो बाकियों के लिए सिर्फ देखने वाली चीज है कि भाई मजा आ गया देख के, तुम्हें पेपर में आ जाएगा, ठीक है, फिर तुम बोलोगे यार ये क्या है, और उसमें पता नहीं लगता कि कहाँ से एग्जाम आ गया, ठीक है। तो ये चीज देख लेना, माउंटेन्स, रिवर्स, लोकेशन, और ये मिस मत करना आज से, जिसने किया है तो किया है, नहीं किया है, क्योंकि ये चीज ना एनालिसिस वाली नहीं है, रटने वाली चीज है, नहीं आएगी तो तुम बाहर हो भाई, ठीक है। और इससे काफी बार हेल्पफुल भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप एलिमिनेट कर देते हो, लाइक आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ये तो बहुत फ्रीवलेस क्वेश्चन है, बट लेट्स टेक इट, which of the following countries are from which of the following states or which of the following political territories are from North America. Let's suppose एक आ गया पेंसिल्वानिया, एक आ गया फिलाडेल्फिया, ठीक है, आपने बोल दिया। एक बीच में आया हुआ है बाली, अब बाली तो बहुत इजी मैंने बोला ऑप्शन, आपको सपोज नहीं पता बाली कहाँ पे है, ये सब वो छोड़ो, आपको फिजी आ गया, फिजी, अब आपको शायद पता हो, लेकिन पता है फिजी कहाँ है? हाँ, हवाई, हवाई ये है यार यूएस के पास, ये है फिजी यार, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। ये नहीं, ये हवाई यहाँ कहीं है, हवाई, ठीक है, फिजी इसी के यहाँ पे, यहाँ उस तरफ कोई गोल है ना, तो फिजी वहाँ पैसिफिक ओशन में है, आपको इस तरफ आएगा। अब आपको ये पता है कि फिजी पता नहीं कहाँ है, लेकिन कुछ इस तरफ है, ईस्ट की तरफ है या फिर पैसिफिक ओशन में है, और नॉर्थ अमेरिका इस तरफ है, तो वहां से आप एलिमिनेट कर दोगे। अगर आपको पढ़ा ही नहीं है अपने, अब सपोज इसका फायदा क्या होता है, रोज आप देख रहे हो कि हाँ एंडीज, अब आपने देखा एंडीज यहाँ पे है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि मुझे बताओ यूरोपियन माउंटेन्स के बारे में, यूरोपियन रेंजेस के बारे में, अब आपने ध्यान दिया यार एंडीज कुछ वहां पे है, मतलब यहाँ पे तो नहीं, यूरोप में तो नहीं है, ठीक है, आपका आंसर हो गया। तो वो ये इसीलिए होता है जब आप रोज देखते हो, एंड मेक श्योर एक और मैप लगाओ घर पे अपने, पॉलिटिकल मैप, ये फिजिकल मैप है, दोनों देखने हैं आपको। पॉलिटिकल मैप्स में कंट्रीज का आपको अंदाजा हो जाएगा, और फिजिकल मैप में इसका अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो लोकेशन हो गई, रिवर्स हो गई, माउंटेन रेंजेस हो गई, और भी वो देखोगे आपको तो। हाँ, उसके बाद है कि कुछ ये, अच्छा पासिस मैंने बता दिया आपको साथ साथ में, उसके बाद कैनाल्स, यहाँ कैनाल्स हैं, ठीक है, यहाँ इस्थमस ऑफ करा वगैरह हो गया, करा, अब ये नाम कुछ ने सुने होंगे, कुछ ने नहीं सुने होंगे, बट अगर आप कर लोगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट, जावा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, वो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह यही क्वेश्चन आएंगे, और जो ये मैं बोल रहा हूँ ना, मार्क माई वर्ड्स, मैप्स में से एक या दो क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, और ये ना लिटरली बोनस है, क्योंकि मैप्स लोग करते नहीं है, या करते भी तो है वो ऐसे करते हैं कि इंडिया देख लिया, रशिया देख लिया, यूरोप देख लिया, बट आपको मैप्स ना बहुत थॉरोली करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आपका हो गया ना तो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे ही इसको मजे में ले लेते हैं, ठीक है। तो मैप्स की एक्सरसाइज करो, एक एक कॉन्टिनेंट करो, और ये एक्सरसाइज आपकी अप्रोक्सीमेटली 30 डेज की है, 30 दिन में आप पूरा कवर कर दोगे दुनिया, ठीक है। उसके बाद उन नोट्स को सिर्फ रटना है आपने, बार बार रटना है, बार बार रटना है, एक दो तीन चार चीजें, ठीक है। और वो आपको इतना इजी हो जाएगा ना, मतलब तुम्हें शायद ऐसा अजीब लग रहा होगा, ये आपके लिए जोक बन जाएगा, क्योंकि रोज ही देखी जा रहे हो, है ना। तो मैप्स जो कि मुझे हार्ड लगता था, बट जब मैंने किया है उसके बाद मेरे को लगा यार ये तो क्या ही चीज थी, और मिस कर रहे थे हम ये, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का एग्जामिनेशन है तो थोड़ा सा जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक देखना, बनिहाल पास हो गया, ऊपर नीचे, और ये जो नए टनल, अच्छा हाँ, अभी अटैक हुआ गांधरबल में जीमो टनल में, है ना, पढ़ लो उसके बारे में, जीमो टनल के बारे में, कि वो बाई डायरेक्शनल है या दो अलग अलग बन रहे हैं, गगनगीर सोनमर्ग को जोड़ रहा है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है न्यू ऑस्ट्रिया टनलिंग मेथड पे, अब आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया, ये तकनीक से टनल बनाए गए हैं, ठीक है, नॉर्मल टनलिंग यूज नहीं करते। तो आपको इस पे बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछेंगे, बट एक स्टेटमेंट में दे सकते हैं कि इसमें नॉर्मल ब्लास्टिंग मेथड यूज हुआ है या फिर कौन सा यूज हुआ है, तो ये न्यू ऑस्ट्रिया टनलिंग मेथड यूज हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ऐसे बेसिक से फैक्ट्स हैं, अगर ये आपको पता होंगे ना, जी मोड अभी अटैक हुआ तो आप उस पर पढ़ लो। उसके बाद जो क्रिमिनल लॉज चेंज हुए हैं, मुझे लगता है कि इस पर क्वेश्चन आएगा। हाँ हाँ, भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य संहिता, ठीक है, इस पे आपको पूछ सकते हैं कुछ चेंजेस। आप ना एक काम कर, पढ़ा है आपने से, है ना, जो नई चीज ऐड हुई है ना, लाइक सेडिशन थोड़ा सा रीआर्टिकुलेट कर दिया उन्होंने, उसके बाद कुछ ऑफेंसेस हैं लाइक जुवेनाइल करके के कुछ ऑफेंसेस हैं जिनको जेंडर न्यूट्रल कर दिया है। पहले क्या था कि अगर किसी बच्चे का रेप हो रहा है
तो जनरली वेमेन का ही रेप माना जाता था, तो अब उसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया कि अगर एक बच्चे लड़के का रेप होता है बच्चा, तो उसको भी हम अब प्रोसिक्यूट करेंगे, ठीक है। मैरिटल रेप, मैरिटल रेप क्या हुआ है, कुछ आइडिया है किसी को? एक्चुअली मैरिटल रेप हमारे देश में क्राइम है ही नहीं। ये एक क्रिटिसिज्म है नए लॉज का कि आपने नए कानून तो बना दिए, बट क्या बनाया? मैरिटल रेप को आपने अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी, इनको क्रैक कर दो, ठीक है। एनालिसिस बहुत डीप करने की जरूरत नहीं है आपको कि क्या फायदा होगा नए कानूनों का, आपको बस ये पता होना चाहिए कि चेंजेस क्या आई हैं, ठीक है। ये एक बार कर लो। लेट्स ब्रीफली कम ऑन द प्रीलिम्स को लेके किसी को क्वेश्चन है, पूछ लो पहले यार। करंट जो आपको, हाँ, जो आपकी मैगजीन्स है ना उसको बिल्कुल रट लो यार, करंट की जो मैगजीन्स है करंट मंथली करो यार, डेली भी कर सकते हो अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है, बट डेली में होता पता क्या है, काफी बार रेपिटेटिव हो जाता है। सपोज करो आज न्यूज में है कि मोदी जी गए हैं यूएस से मिलने, आज चाय पी उन्होंने, तो डेली में वो भी आ जाएगा चाय पी, ठीक है। कल पकोड़े खाए, परसों बात की, कभी जेक सलीवन मिला, डोवाल साहब गए, कभी खारिश हुई, ये सब लिख देंगे वो आपको। अगर आप वीकली या मंथली फ्रेम पे करोगे ना, तो एक चीज बेनिफिशियल है कि रेपिटेशन नहीं होगी। लाइक सपोज करो आज यूएसए गए हैं इंडिया, लाइक प्राइम मिनिस्टर अगर सपोज यूएसए गए हैं, अगर सपोज प्राइम मिनिस्टर यूएसए गया है, तो अब वो वापस जब आएंगे ना, तो पूरे लाइन ऑफ इवेंट स्ट्रीमलाइन होकर के आपको मंथली मिल जाएगा। तो इट्स बेटर, मतलब मैं तो वीकली भी प्रेफर नहीं करता, मंथली मैगजीन्स आप उठाओ, उसमें सही हो जाएगा। अब लाइक 10 दिन बाद शायद अजीत डोभाल साहब भी जाएंगे, ठीक है, तो अब वो फिर न्यूज में आ जाएगा डेली वाले में, ठीक है। मंथली मैगजीन्स फॉलो करो, दैट्स इट। और कुछ? अरे हाँ यार, मैं भूल कैसे कि मैं 2 बार फेल हुआ हूँ सीसैट में, 2 बार मैं सीसैट में फेल हुआ हूँ यार, मतलब तुमने दुख दे दिया मुझे भाई ये सवाल पूछ के। सीसैट इंजीनियर्स कौन कौन है तुम में से? पहली जब बार ऐसा हुआ कि कम इंजीनियर है भाई। अगर तुम्हें लगता है तुम फोड़ दोगे, गलत कर रहे हो। मैं भी इंजीनियर था, 2 बार फेल हुआ। स्पेशली अगर आप यूपीएससी का दोगे सीसैट और आप सोच रहे हो कि नॉर्मली हो जाएगा, तो आप फेल ही होगे, 100% चांस है। क्योंकि और यार आप अखबार कौन सा पढ़ते हो? द हिंदू, जो भी पढ़ते हो, मतलब पंजाब केसरी वगैरह को छोड़ के मेक श्योर करना आर्टिकल्स ना आप एनालिसिस सुनो, मैं भी सुनता हूँ, लेकिन आर्टिकल्स ना रीड भी करो, क्योंकि इससे आपको पैसेज में हेल्प होगा। जो सीसैट में पैसेज आते हैं ना, जो बच्चे मैथ्स में इतने ज्यादा एप्ट नहीं है, ठीक है, उनके लिए पैसेज इज अ ब्रीदर, उससे कुछ तरीके से काम हो सकता है। स्टेट में तो लास्ट जो मैंने अटेम्प्ट लिखा उसमें पैसेजेस ऐसे आए हैं कि लगभग बच्चा है, कुछ 7वीं कक्षा के पैसेज दे गए हैं वो, लेकिन अगली बार नहीं देंगे। ये मत सोचना इस बार गलती होगी, शायद किसी ने दे दिया चरस मार के, लेकिन जनरली पैसेज नहीं होते ऐसे, ठीक है। तो सीसैट पे फोकस आ गया। एक तो पैसेज पार्ट है। अब ये सिंस जो लोग अगले साल की अटेम्प्ट कर रहे हैं, दूसरा आ गया जो अदर चीज रीजनिंग वगैरह, जो लोग अगले साल का अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, उनको मैं अभी से बोल रहा हूँ एक एक्सरसाइज करो डेली। वो मैं आंसर राइटिंग के लिए बताऊंगा आपको, डेली मीन्स डेली, डू इट एनीवे। जो पैसेज आते हैं ना, अगर आप चाहते हो कि सभी नहीं पढ़ पा रहे, किसी दिन समय की दिक्कत हो गई, बट एनालिसिस सुनना इज वन पार्ट, बट इसको एक बार रीड करो। व्हाई? बिकॉज इससे आपकी ना जो कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स है ना, वो डेवलप हो जाएंगी। आपको एक ही बार में पढ़ने पे चीजें समझ आ जाएंगी। जनरली जो ये आर्टिकल्स लिखे होते हैं ना, पता नहीं क्यों हवाबाजी वाले आर्टिकल्स होते हैं, मतलब एक चीज समझानी है उसके लिए अननेसेसरी आप कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ रेट्रीब्यूशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पता नहीं क्या ब्राइबरी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज ना अगर आप पैसेज पढ़ोगे रोज, तो आप ना कॉम्प्रिहेंड कर लोगे उसको एक ही बार में, क्योंकि वहां सीसैट में समय बहुत कम है। आपको जल्द से जल्द पढ़ के एक ही बार में पढ़ के डन अवे विद करना है, ठीक है। तो पैसेज के लिए वो हो गया। पिछली बार पैसेज आसान आए थे, बट देयर इज हाई लाइकलीहुड कि थोड़ा अब ऊपर करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार आई थिंक सीसैट मुश्किल दे दिया था उन्होंने, तो है ना, लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। अब 23 में उन्होंने क्या किया, बहुत ही ईजी दे दिया। अब जो आएगा पता नहीं कैसा आएगा, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा अप एंड पे होगा,
क्योंकि इतना इजी हर बार तो नहीं देंगे, क्योंकि इस बार सीसा किसी का फेल ही नहीं हुआ है। एक दो लौंडे थे जिनका फेल हुआ तो मेरी इज्जत गिर गई, मतलब उनकी इज्जत मेरी नजरों में ये नहीं पास हुआ तुमसे, ठीक है। लेकिन यूपीएससी की सीसैट बहुत मुश्किल है, मतलब मैं इसको मॉडरेट भी नहीं कहूंगा। लास्ट टू लास्ट जो सीसैट आया था वो तो ऐसा था कि लोग रो गए, मतलब इंस्टीट्यूट के बंदों ने प्रोटेस्ट किया, जो टीचर्स थे उन्होंने बोला कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, कैट के लेवल पे पहुंच रहे हो क्या, ठीक है। तो पैसेजेस और ये जो मैथ्स वगैरह पार्ट है, रीजनिंग कहीं कोचिंग ले लो इसकी, मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रहा कोचिंग इंडस्ट्री को, कहीं पे भी ले लो, हाँ हमारे इंस्टीट्यूट में यहीं लो वहां लो कहीं लो, बट ले लो। और सही बोल रहा हूँ, ले लेना, या तो यूट्यूब पढ़ लेना, और कोशिश करना ये जो पुराने लेक्चर्स हैं ना यूट्यूब पे उनको मत फॉलो करना, क्योंकि वो थोड़े से इजी हैं और ऑब्सोलीट हो चुके हैं। जो एसएससी की तैयारी करवाते हैं ना बच्चे, कुछ टीचर्स हैं, मैं नाम ही भूल गया उनका यार, एक टीचर है यार, उसकी कहीं रील्स भी आती रहती हैं यार, आज तुम रील्स, तुमने बताया ना पहले भी कुछ, तुम लोग रील्स देखते रहते हो, लेकिन अच्छा है, गगन प्रताप और एक और है आदित्य रंजन, भाई तुम तो प्लेयर हो यार। तो ये जो आदित्य रंजन है और ऐसे ही दो तीन टीचर्स हैं, इनके एसएससी के ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स हैं, और जो यूपीएससी अब लेवल ऊपर कर चुका है यार, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए या तो आप कोई कोचिंग ले लो, या तो आप ऑनलाइन जितने कोर्सेज हो सकते हैं वो एज थरो एज पॉसिबल, ट्रिक्स याद रखना, क्योंकि पेपर में आप, अगर अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा आप सॉल्व कर दोगे, बट जब आपको पेपर आएगा ना, जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो सी सैट के लिए एक तो जो मैथ्स वाला पार्ट है, अब उसमें भी कुछ एरियाज है लाइक प्रोबेबिलिटी वगैरह, हाँ सी सैट के लिए नंबर सिस्टम जो है ना, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कर दो। नंबर सिस्टम पे यूपीएससी में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 20-25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर ये पार्ट आपका कवर्ड है ना तो आप पास भी हो सकते हो सिर्फ इसी पार्ट पे। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ इसी को करो, ठीक है, पैसेजेस भी करो, और क्योंकि पैसेज जनरली 25 या 26 पैसेज होंगे या 30 पैसेज होंगे, उसमें से ना मतलब 15 से 20 ना ऐसे होते हैं जो डुएबल हैं, 4-5 ऐसे होते हैं जो इतने एम्बिगुअस हैं जिनको हाथ ना लगाना ही बेटर है। वो प्री में भी एक बात यार, ऐसा मत सोचना कि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो आ रहा है वही पहले, जो वही अप्रोच होती है पहले इजी कर लो, फिर मतलब वो तो पता ही है तुम्हें क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। तो सी सैट आई होप इट्स क्लियर, प्लीज सी सैट इट्स क्लियर। नेक्स्ट प्री पे डन। मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने हैं? सेम साइड। देखो यार, अब इस सेफ साइड पे ना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मैटर करती है। अब अगर आप तो फाइनेंशियली साउंड हो फिर आप रिस्क ले सकते हो ज्यादा अटेम्प्ट देने का, लेकिन बहुत ज्यादा लोग लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, ठीक है। तो ऑन अ सेफर नोट, जो मुझे लगता है सभी को करना ही चाहिए, 2 से 3 अटेम्प्ट यूपीएससी के केएएस का ऐसा हो सकता है 2 अटेम्प्टों में आपके 7 साल निकल जाए, तो बच्चे भी 7 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी के लिए 2 या 3 अटेम्प्ट यू शुड डू मस्ट डू विद ड्यू डिलीजेंस। उसके बाद अगर नहीं होता, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम सब कुछ नहीं है यार, उसके बाद तुम सही क्वेश्चंस का सेफ अटेम्प्ट क्या होगा? अच्छा क्वेश्चंस का, मुझे लगा कि अटेम्प्ट वो वाला, यार क्वेश्चन का सेफ अटेम्प्ट ना, अब इसमें ना थोड़ी एम्बिग्विटी है, ये बेस्ड ऑन कि कितना डिफिकल्टी है पेपर की, उस पर भी डिपेंड करता है। अब जो मेरे दोस्त है ना यूपीएससी के, मेरे से नहीं हो पाता, लेकिन वो 90-95 करके आते हैं, ठीक है। अब उसमें वो होता क्या है, अब वो 90-95 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3-4 साल में यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बहुत एम्बिग्विटी आ गई है, बहुत एम्बिग्विटी। जो क्वेश्चंस है ना, दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव, जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ऐसे मतलब फ्रिवलस से कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको देयर आर चांसेस कि आपका तुक्का लग जाए, ठीक है। तो जनरली मुझे लगता है 80 से 85 क्वेश्चन जो है ना, अगर आप ये कर रहे हो, मेरा क्या रहता था, मैं ऐसा समझता था कि मैं अगर मैं 80-85 कर रहा हूँ तो मेरे 60 गलत होंगे और 25 सही होंगे, तो इसमें मेरा कट ऑफ पास हो जाता था जनरली, जो ये आइडिया था। और ये मैं बेस्ड ऑन द माय एक्सपीरियंस, मेरी जो एक्यूरेसी है, अब आपको अपनी असेसमेंट करनी है एक्यूरेसी की। अभी जो साल बच्चे लिख रहे हैं ये अटेम्प्ट 2-3 साल वाला, मॉक आंसर अटेम्प्ट किए अपने भी, सेक्शनल की सेक्शनल नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव करो।
अगर कॉम्प्रिहेंसिव किसी इंस्टीट्यूट के हैं तो कर लो, वरना आप PYQs अटेम्प्ट करो एंड जस्ट फिगर आउट कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उससे आप अपना सेफ अटेम्प्ट देख पाओगे। ये मेरा सेफ अटेम्प्ट है, मेरी एक फ्रेंड थी उत्तर प्रदेश की, उसका सेफ अटेम्प्ट भाई वो 95 करके आती है, उसमें से 75-80 उसके सही होते हैं और बाकी 10-15 गलत। मेरा फ्रेंड है एक फॉरेस्ट में, पवन, उसकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये आपको खुद अपना देखना है, उसके लिए आपको मॉक अटेम्प्ट करने हैं, मॉक लगाओ पेपर, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतने क्वेश्चन मैंने ये अपना बताया, ठीक है। नेक्स्ट, डन। मेंस पे आ जाओ जल्दी से, क्योंकि पास करोगे या फिर ना करोगे वो मेंस ही डिसाइड करेगा, ना ही इंटरव्यू डिसाइड करेगा। इंटरव्यू भी ठीक है, बट ये है कि अगर आपके मेंस में मार्क्स अच्छे हैं ना, तो इवन आप इंटरव्यू को भी बीट कर जाओगे, क्योंकि इंटरव्यू में ना ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बहुत ही खराब मार्क्स मिले। अगर आपको, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, इस साल भी एक लड़का बैठा हुआ था मेरे साथ, मैं नाम ही भूल गया उसका, कल कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो उस बच्चे के, वो बोल रहा है कि इंटरव्यू मेरा बहुत खराब हुआ है, बहुत ही खराब, बट उसका पास हो गया। वो बोलता है मेरे मेंस शायद बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। अब मेंस में ना प्लीज 3 एरियाज हैं जो अगर आपने कर दिए तो आपका पेपर पास है भाई। एक एसे, एक एथिक्स और एक ऑप्शनल। अगर ये 3 आपने ना पढ़ लिए ना, तो यू आर इन द सर्विस, मार्क माई वर्ड्स। इन 3 में आपके, मतलब ऐसा नहीं कि बाकी किए नहीं, क्योंकि जनरल स्टडीज में ना सभी को ना बहुत एवरेज से मार्क्स मिलते हैं, जीएस में सभी के मार्क्स बराबर ही होते हैं। अब जितने भी देखोगे कुछ बहुत ग्रेट डिस्क्रिपेंसी नहीं आती, बहुत डिफरेंशियल नहीं है, बट एसे, एथिक्स और ऑप्शनल में ना बहुत बहुत डिफरेंशियल है। कुछ बच्चों को बेहतरीन मार्क्स मिले हैं, कुछ बच्चों को बहुत ही खराब मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो इन 3 एरियाज पे यू शुड स्ट्रिक्टली फोकस, ठीक है, एथिक्स, ऑप्शनल और एसे। एक बात हो गई क्लियर। इसके बाद आप आ जाओ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग तुम लोग करते हो? अभी तो प्री पे फोकस कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अब कुछ बच्चे बात नेक्स्ट ईयर का कर रहे हैं ना, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज देता हूँ आपको मैं, मतलब वो सच में सक्सेसफुल है, मैंने अपने खुद की हुई है, 700-800 दिन करी होगी, अब तो नहीं करता, बट वो इतनी सही एक्सरसाइज है ना, आपको दिखेगा फर्क अपने में। पहली चीज तो ये है कि कोई भी एक आर्टिकल उठाओ। आजकल ना हर एक जो एनालिसिस होते हैं ना यूट्यूब पे, उस एनालिसिस पे ना आपको लास्ट में एक क्वेश्चन आता है, कुछ मत करो वो क्वेश्चन, बस वो उस क्वेश्चन को लिखो। ये आपको आज शायद समय लगेगा, बिकॉज अभी आप नए हो आंसर राइटिंग में, बट इन सम टाइम, लाइक मैं एक, मतलब 3 इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ दिल्ली में, तो जो मॉक आंसर्स हैं वो इवेलुएट करता रहता हूँ मैं। तो मैंने आई थिंक 2000 से ऊपर आंसर कॉपीज इवेलुएट की हैं इन पास्ट 4-5 ईयर्स। सो वट एवर आई एम सेइंग इज बेस्ड ऑन अ रिच एक्सपीरियंस। मतलब 4-5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से बता रहा हूँ आपको कि अगर आपका आंसर अच्छा है ना, कंटेंट खराब भी हो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें मैं बताता हूँ आपको। पहला चीज है जो एक्सरसाइज में आपको बोल रहा हूँ, आर्टिकल पढ़ो, 4-5 आर्टिकल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हिंदू देखोगे, हिंदू के ना एक यहाँ आर्टिकल होता है, एक यहाँ आर्टिकल होते हैं, 2 है ना। ये वाला जनरली फ्रिवोलस होता है, ये करंट ओरिएंटेड होता है। तो मतलब इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है ना, उसका एक आंसर लिखो, और कोशिश करना पूरे यूपीएससी के या केएएस के फॉर्मेट में ही लिखना, 150 या 250 वर्ड्स में उस आंसर को लिखना। ये एक्सरसाइज जितनी देर आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, जब आप फाइनल अटेम्प्ट लिखोगे उस दिन तक करो। मतलब तुम लोग बहुत याद करोगे कि किसने बताया था तुम्हें। मतलब हालांकि बहुत बड़ी एडवाइस नहीं है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप डिलीजेंटली करोगे ना तो आपको फर्क दिखेगा अपने खुद में, आंसर में, ठीक है। और जब आंसर लिखते हो ना, तो पहली चीज, फोरमोस्ट चीज याद रखना, आपका स्ट्रक्चर आंसर का सही होना चाहिए। स्ट्रक्चर सही है, क्योंकि आपको ना कंटेंट बहुत नहीं आता होगा यार, मतलब सभी को ना एवरेज सा ही कंटेंट आता है उस समय ना, क्योंकि आपको ना यार 3 घंटे के टाइम फ्रेम में बहुत कुछ लिखना है यार। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इटसेल्फ इज अ टास्क, ठीक है। और अगर आप, मतलब मैं वो नहीं बोला, बट बोलो अगर आप जनरल स्टूडेंट हो तो आपको 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन द कैटेगरी आप, मतलब जो कट ऑफ होता है उसके आधार पे आप एक आध क्वेश्चन का आपको चले, उसमें भी आपको एक आध क्वेश्चन का ही लीवे है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे भाई 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो फर्स्ट चीज इज कंप्लीट द पेपर एनी हाउ। और ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई ना, ऐसा मत करना कि मुझे ऐसे किसी को दिखाने के लिए आंसर लिखना है। मेक श्योर कि आपका 10 मिनट के अंदर आंसर खत्म हो, चाहे आंसर अच्छा है, बढ़िया है, बेकार है या रद्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई, आप तो सीख रहे हो ना यार, ठीक है। इस समय गलती आप करना अफोर्ड कर सकते हो, फाइनल में अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्ट चीज इज ये एक्सरसाइज करो, मैंने 700-800 दिन करी है और मुझे तो भाई रिजल्ट दिखा है।
मेरा पहला मेंस था, मेंस में मेरे ऑप्शनल में 309 मार्क्स थे, आई थिंक कंट्री में सेकंड हाईएस्ट थे वो PSIR में। इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा ऑप्शनल में अच्छा खासा मार्क्स आया हुआ है, और वो इसलिए है बिकॉज मेरी आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी हो चुकी है। और लिटरली मैं सोचता हूँ कि ये कब हो गया, मैंने कभी मैंने नहीं कोशिश करी कि मैं आज अच्छा शब्द लिखता हूँ या ये कर दूंगा, मतलब ऑटो खुद ही हो गया यार। तो ये आपको मैं बोल रहा हूँ, करो 400-500 दिन, मतलब साल करते रहो, आपको फर्क दिखेगा खुद में। और एक आध महीने में नहीं दिखेगा फर्क आपको ग्रेजुअली ही दिखेगा। दूसरी चीज है एक स्ट्रक्चर फॉलो करना आंसर का। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। मेन बॉडी में जो भी आपने गंद बला लिखनी है लिख दो, बट ये स्ट्रक्चर से डिविएट मत करना। ऑलवेज एंड द आंसर विद द कंक्लूजन, ऑलवेज बिगिन द आंसर विद द इंट्रोडक्शन। और कंक्लूजन में ना टू एनरिच इट, हालांकि इसके लिए हम किसी और दिन सेशन करेंगे, अभी समय नहीं है। कंक्लूजन में ना आप यू शुड मेक रेफरेंसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, DPSP। लाइक सपोज करो क्वेश्चन है पावर्टी पे, ठीक है, अब जनरली पावर्टी पे आप लिख दोगे कि कर दो ये सब कर दो, कंक्लूजन में आप लिखोगे यू शुड मेक अ मेंशन ऑफ। अब आपको अगर SDG याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल लिखो, इट विल हेल्प इन मीटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। अब आपको सपोज नेशनल हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लास्ट में DPSP का मेंशन कर सकते हो कि एक DPSP ये भी है कि सब इक्वल हेल्थ एवरीवन, ठीक है। तो इससे होगा पता क्या, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कॉपीज रोज चेक करता हूँ, आज सुबह उठने के पहले भी एक कॉपी चेक करके आया हूँ, ठीक है। तो उस कॉपीज वॉपीज की वजह से ना मैं आपको सही बोल रहा हूँ, इस चीज से आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। कंक्लूजन में आप ये सब रेफरेंसेस डालो। और एक और चीज है, जब आप पहले आंसर राइटिंग में जो आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है ना, आज से कुछ साल पहले KS में मेंस में क्वेश्चन आते थे सिंपल, पिछले 2 अटेम्प्ट से सिंपल नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो UPSC के उठा के डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की डिमांड, यू शुड नॉट स्वे अवे फ्रॉम द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट, राइट, ठीक है, you should not sway away from the demand of the question statement, right? First thing is that make sure whatever is asked in the question at least आपने वो स्ट्रक्चर फॉलो किया है। उसके बाद कंटेंट आपने खराब भी लिखा, चलो बात की बात है, ठीक है, क्योंकि अगर ये 2-3 चीजें आप फॉलो करोगे ना तो एटलीस्ट यू विल गेट सम मार्क्स, इफ नॉट बेस्ट मार्क्स, यू विल गेट सम मार्क्स। ऑन द कंट्री अगर आप कुछ ही लिख रहे हो, आपको पूछा है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन इंडिया इजराइल रिलेशनशिप, आप लिख रहे हो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशनशिप, तो वो तो फिर नहीं होगा यार, तुम लिटरली फेल हो जाओगे। तो फेल वेल नेगेटिव वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ, बट रियलिटी यही है भाई, ठीक है, डीमोटिवेटिंग है ना, ठीक है। तो बाकी आप देख लो, अब कुछ सवाल है किसी के मन में। मेंस पे मुझे लगता है मैं सर से बात करूंगा कि मेंस मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो मेंस पे मैं आपको बहुत गाइड कर सकता हूँ, प्री में कम कर सकता हूँ, तो सर से मैं बात करूंगा। अगर कभी समय हुआ तो मैं आपको आंसर राइटिंग पे बताऊंगा। आंसर राइटिंग पे आई विल गिव यू सम डीप इनसाइट्स यार, तुम लोग सही में क्रैक करोगे, क्योंकि आंसर राइटिंग इज माय फॉर्टे। कुछ सवाल है तो कृपया पूछें। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, यस, आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन, क्योंकि अब हमने बात करी पहली स्ट्रक्चर की, ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात हमने करी कि आपको ये इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन फॉलो करना है। अब कंटेंट की अगर हम बात करें, जो कि मैं सोच रहा था किसी और दिन करेंगे, कोई बात नहीं, अगर कंटेंट पे आपको करना है ना, एक तो होती है जेनेरिक थिंग, लाइक सपोज करो क्वेश्चन है अबाउट CBI या क्वेश्चन अबाउट NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। अब सब बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे कि द ऑब्जेक्टिव और द मैंडेट is to address the human rights issues, is to take up the questions of human rights, ठीक है, ये सब लिखेंगे, यही लिखेंगे। अब जिस बच्चे को एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा ना, वो आगे लिखेगा एग्जाम्पल सलवा जुडुम केस, ठीक है। जिस बच्चे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे वो कोई रिपोर्ट कोट करेगा कि इन द पास्ट ईयर, कुछ रिपोर्ट्स मुझे डेटा याद नहीं आ रहा बिकॉज मैं अभी कुछ दिन से पढ़ नहीं रहा उसको मीन्स के बाद से, बट जैसे सपोज करो आप लिख सकते हो कि कोई NHRC की रिपोर्ट हो कि लाइक शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन कम है, इस पे भी कुछ NCST की रिपोर्ट थी कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका रिजर्वेशन सर्विसेज में कम है, उनका रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट सर्विस कम है, ठीक है। अब ये चीजें अगर आप इंटीग्रेट करोगे ना आंसर में, तो वो बहुत हेल्पफुल होगी। इंस्टेंट इसी से मार्क्स बनते हैं, रियलिटी यही है, इसी से मार्क्स बनेंगे और किसी से मार्क्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इस पे हम किसी और दिन सेशन करेंगे, बट रिपोर्ट के लिए एक और चीज है, अगर आप कर सकते हो तो करो, मतलब मैं तो किया और वो हेल्पफुल है। मैं जहाँ पढ़ता हूँ ना, मतलब अपने कमरे में आगे ना मैंने एक वो रखा हुआ है छोटा सा व्हाइट बोर्ड, उस पे जो रैंडम फैक्ट्स है ना, लाइक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ द कंट्री, लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
लाइक कोई रिपोर्ट रिसेंट आई हो, मैं जस्ट लिख देता हूँ उसकी, और बैठे बैठे कभी नजर पड़ गई, वो आपको याद आएगा मेंस में। और मैं गारंटी दे रहा हूँ काफी ऐसी चीजें हैं जो अगर मैं मुझे कोई पूछे ना कि बताना यार जी यार क्या है, मुझे याद नहीं आएगा, बट सिंस मैं उसको रोज देख रहा हूँ यार, ये वो चीजें हैं जो जनरल डेटा है। फॉर एग्जांपल कंट्री की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कुछ खास बदल नहीं जाएगी। लाइक एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का एक डेटा है, मैं भूल ही गया उसका कुछ था, कि इतने परसेंट अंडर ट्रायल्स हैं, 67% आई थिंक अंडर ट्रायल्स हैं हमारे प्रिजन में। ठीक है, अब ये सब फैक्ट्स मैंने लिख दिए ऐसे ही, और वो जिस दिन आप इवेंचुअल एग्जामिनेशन लिख रहे होंगे ना, आपको याद आ जाएगा, मार्क माई वर्ड्स। तो अब ऐसा करना, अपना एक छोटा सा कुछ बोर्ड टाइप रख लो अपने घर पे, जो ये गंदे गंदे फैक्ट्स है ना, बस लिख दो उस पे, और उसको रटने की कोशिश कभी मत करना। जस्ट बैठे बैठे देख लिया आगे, फोन स्क्रॉल करते करते देख लिया आगे, ठीक है, ये चीज कोशिश करना कि हो जाए। वो रामसर साइट्स फ्री के लिए लर्न कर लो। हालांकि रामसर साइट्स अब बहुत ज्यादा हो गई है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि पहले कुछ देर पहले कम थी, तो जो आपसे पहले के बच्चे होंगे ना, उनको वो सब याद रहेंगी। तो अब किस्मत खराब समझो, कुछ समझो, 85 की 85 रट लो। अब रटने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक एक चीज जाननी है कि वो कौन सी लेक है, कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है। एक चीज है कि वो कौन से स्टेट में है। रामसर साइट्स के बारे में ना एक चीज याद रखना, कौन से स्टेट में है। सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, कौन सी स्टेट में सबसे कम रामसर साइट्स हैं। उसके बाद ये रामसर कन्वेंशन, क्या ये रामसर यूएन के अंडर आती है या नहीं आती है। रामसर ईरान में हुआ था आई गेस, हाँ है ना। रामसर कौन से साल हुआ था, 71 में, है ना। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि क्रोनोलॉजिकली लगाओ इनको, इनकी इस्टेब्लिशमेंट। रामसर, उसके बाद एक था यूएन फर्स्ट रियो कॉन्फ्रेंस, यूएन सस्टेनेबल जो फर्स्ट वो रिपोर्ट थी, इस तरह की 3-4 था। तो ये सब भी रामसर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पिछले 1-2 साल में ना कुछ ज्यादा ही एडिशन हुई है इसमें, है ना। कम मतलब मोर देन रिक्वायर्ड हो गई है। तो मेरा फ्रेंड था, वो क्या करता था, पवन, तो वो उसने ना अपना वॉलपेपर रखा था रामसर साइट्स का, तो ऐसे ही देखते रहता था। उस समय तो 26 थी, तो अब तुम वॉलपेपर क्या ही रखोगे, उससे अच्छा तुम नोट्स बनाओ, ठीक है। तो रामसर को कर लो एक बार बहुत अच्छे से। और कुछ भी आ रहा है तो प्लीज पूछ लो मुझे भाई। और हाँ यार, हाँ मेंस का अब पूछ सकते हो, लेकिन ये है कि मैं मेंस पे आपको ना बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, वो मेरा फॉर्टे एरिया है। देखो पहली बात तो ये है कि मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। अब आप में से आपकी तो हैंड राइटिंग अच्छी होंगी, मुझे आई प्रिज्यूम, नहीं है इनकी ये हो रहा है, अच्छी नहीं है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, रीडेबल है, बस उतना काफी है। लेकिन तुम लोगों को एक्स्ट्रा एज मिलेगा। जिसकी देखो हैंड राइटिंग अच्छी है ना, कुछ भी कह लो यार, देखने में मजा नहीं आता यार। मतलब मैं कॉपी चेक करता हूँ यार, किसी की अच्छी हैंड राइटिंग हो, मुझे अपने मन में ना आइडिया जाता है कि शायद ये इंटेलिजेंट बच्चा है, हालांकि वो नहीं होगा नहीं सही बोलो यार, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो तुम लोग मेक श्योर करना, तुम लोग मतलब आपको भी ऐसा नहीं है, कोई जेनरिक बात बोल रहा हूँ मैं, हैंड राइटिंग रीडेबल हो। देयर इज नो नीड टू राइट फ्लावरी हैंड राइटिंग, कर्सिव कॉपी लगा लो, कुछ नहीं है भाई, बेवकूफी हो। बस रीडेबल हैंड राइटिंग हो, डॉक्टर वाली ना हो, ठीक है, उससे काम चल जाएगा। और दूसरा जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई, अखबार पढ़ो, और एनालिसिस सुन के नहीं, अखबार पढ़ के। क्यों, उससे आपको सीसैट में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। खुद पढ़ो, एनालिसिस सुन लो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद पढ़ो, उसका एक आंसर लिखो। और मेंस में आंसर लिखते वक्त मेक श्योर करना कि आपको ना वर्ड लिमिट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, 150 और 250 शब्द, इसी के बीच में आंसर लिखना है। अगर एक्सीड कर जाओगे तो खराब है, कम करोगे तो भी मार्क्स जाएंगे। तो बाकी हम मेंस पे करते हैं किसी दिन और बात, राइट। 6 से 7 मिनट 150 के लिए, 9 से 12 मिनट इसके लिए, ठीक है। 6 से 7 मिनट में आपको पहले 10 मार्क्स के आंसर लिखने हैं, और उसके बाद आपको 9 से 10-11 मिनट आप ले सकते हो दूसरे वाले आंसर के लिए। और ये वाले आंसर है ना, इसमें आपकी आर्टिकुलेशन, यू हैव टू राइट कंप्लीट एंड मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स एंड ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स। जो बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स है ना, काफी लोग हैं जिनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो बहुत फ्लावरी वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम आर्टिकल्स में देखते हैं ना। अगेन वही बात है जैसे मैंने बोली कि हाँ, अच्छा वो फ्लॉक्सिनोसिन, हेलिपेलिफिकेशन, वो शब्द नहीं लिखने हैं, कोई मतलब ही नहीं उन बातों का, क्योंकि लैंग्वेज का पर्पस है टू कम्युनिकेट।
लैंग्वेज का पर्पस एग्रेंडाइजमेंट नहीं है। अगर तुम्हें समझ ही नहीं आ रही तो मैं कहाँ ले जाऊँ, बत्ती बनाओ लैंग्वेज की और अगरबत्ती बनाओ उसकी, ठीक है। तो ये है कि बेसिक लैंग्वेज, बहुत क्लियर एंड क्रिस्प वर्ड्स, इसमें आपको 250 वर्ड्स में आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट्स लिखनी है, मतलब कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है। वो जो 150 वर्ड्स वाले आंसर है ना, इसमें काफी बार हम रेफरेंसेस से काम चला सकते हैं। लाइक सपोज करो आपने लिखा आर्टिकल 21, लाइक मैं बताऊंगा आपको मेंस वाला जितना होगा कि थोड़ा लंबा टॉपिक है। लाइक मैं आपको बताता हूँ भी 250 वर्ड्स का, कल ही रात को मैं एक पेपर चेक कर रहा था, उसमें ना प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में फर्क पूछा हुआ था, मतलब ऐसे कंप्लीट स्टेटमेंट में मतलब यही था। तो एक बच्चे ने इसमें लिखा हुआ है, मेन बॉडी में वो लिख रहा है कि मेनका गांधी केस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बस खत्म। अब ये रेफरेंस शायद, अगेन मैं बोल रहा हूँ शायद, इस वाले आंसर में चल जाए, क्योंकि हाँ एज एन एग्जाम्पल, बट इसमें 3 पेजेस वाले क्वेश्चन में अगर आप ये लिख रहे हो तो यू आर डूइंग अ ब्लंडर, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और एक और चीज है यूपीएससी में होती है, अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है ना, ऐसी, मतलब वहां पे यूपीएससी का एक स्पेसिमेन आप जाके देख सकते हो, तो वो नेगेटिव मार्क्स भी देते हैं मेंस में, काफी बच्चों को मिले हैं। तो मेक श्योर और ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई ना, हिंदू आर्टिकल देखो, उससे आपकी ये भी चीज डेवलप होगी, क्योंकि काफी बार हम आउट ऑफ टच हो जाते हैं लिखने से, ठीक है। हमें आता है लेकिन हम लिख नहीं पाते, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। तो आई थिंक, और लास्ट चीज टू कंक्लूड आई से, ये प्रोसेस बहुत डिप्रेसिंग होने वाला है, जो स्ट्रगल है। ये एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली अबाउट इंफॉर्मेशन, ओनली अबाउट राइटिंग द पेपर, इट इज अबाउट सर्वाइवल ऑल्सो, ठीक है। केएस, अगर आप सिर्फ केएस पर रिलाई कर रहे हो तो तुम ज्यादा परेशानी में हो, क्योंकि एग्जाम होगा ना होगा, मैंने बताया, मन मर्जी होगी तो फोन करेंगे कराओ एग्जाम आज, नहीं मन होगा तो बैठे रहेंगे। और ये मतलब प्रूवन बात है, पास्ट आपने देखा है 1-2 साल का, ठीक है। तो के डोंट ओनली रिलाई ऑन केएस, ऑल्सो ट्राई फॉर यूपीएससी, मतलब आपकी एस्पिरेशंस हमेशा ऊपर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आई मीन जो आप इसकी तैयारी कर रहे हो ना केएस की, वही यूपीएससी है भाई। बस लोगों को लगता है कि यार शायद वहां मैं कर नहीं पाऊंगा, भाई एस्पिरेशंस में पावर्टी मत लाओ, ऊंचे ख्याल रखो। और दूसरा, सिंस ये डिप्रेसिंग फेज हो सकता है, डू नॉट गो फॉर ड्रग्स एंड ऑल दैट, क्योंकि अब जो भी है, जो मैं बस आपको क्लियर बात बोलूंगा, ठीक है। अरे कोई नहीं भाई, इसमें क्या हो गया, बट कोशिश करना, माइक बंद करनी पड़ेगी शायद, ठीक है। जो भी बात है, मेक श्योर, क्योंकि आप सबके भी दोस्त होंगे, मेरे भी बहुत दोस्त हैं, थोड़ा परेशान होते हैं तो कभी कभी लगता है कि यार चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये चीज़ में अगर आप आ गए ना, आपकी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन पीपल लिटरली गोइंग फ्रॉम रिचेस टू रैग्स। मैं नाम क्या ही लूँ, अगर कोई वो इंटरव्यू देख लेगा पता ही लग जाएगा उसको, वीडियो देख लेगा तो, बट आई एम सो सॉरी, पर मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, दे आर पीपल जो टॉप रैंकर्स थे, मेरे बहुत अच्छे अजीज लोग हैं। मुझे बुरा भी लगता है कि उन लोगों की लाइफ अब बर्बाद हो चुकी है, इतने इंटेलिजेंट पीपल, और उनको आपको पता नहीं चलेगा कब आप सोए हुए हो जाओगे, ठीक है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये बहुत डिप्रेसिंग फेज होने वाला है। पास हो गया तो बहुत वाहवाही होगी, फेल हो गए तो कोई नहीं पूछेगा। जस्ट बी एज क्लियर एज इट कैन बी, एज रियलिस्ट एज इट कैन बी। वो आइडियल बातें मत करना कि मोटिवेशनल हम ये कर देंगे, कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा, तजुर्बे से पैसे नहीं मिलते और पैसे से घर नहीं चलता, ठीक है। थैंक यू सो मच।